जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। मुगल राजवंश की कहानी और मुगल राजवंश की स्थापना की बाबर ने। इस शो का जो टैगलाइन है, जहां से मैं शुरुआत करता हूं, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है इंसान के मन को जिंदा करना। वो जिंदा मन उसके बाद कुछ भी करे। मैं देखता हूं लोगों को इतना परेशान है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए। आप कुछ बनने की कोशिश मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन को जिंदा कर लो। जिंदा मन देखता है, उसके देखने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वो किताब पढ़ेगा तो भी देखेगा, वो मूवी देखेगा तो भी मतलब वो जहां देखेगा वहां से शिक्षा लेगा। कबीर खजूर के पेड़ को देख के समझ गए, उस पर दोहा बना दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कि बड़े होने से क्या फायदा, आपके बड़े होने से क्या फायदा अगर आपके बड़े होने से किसी को कोई फायदा नहीं है। किसी ने उनसे पूछा कि साहब मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? क्या जवाब दिया उन्होंने? ना पीएचडी किए, ना एमए किए, ना बीए किए, ना स्कूल गए, पर जवाब कितना बढ़िया दिया। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना, लेकिन भारत में शिक्षा नौकर बनाती है। सबको जीविकोपार्जन करना है, नौकरी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जीवन चलाना है, अच्छी बात है, लेकिन उसको शिक्षा से मत जोड़िए। और जिस देश में 70% लोग जिंदा दिमाग के रहेंगे, उस देश को सर्वशक्तिमान बनने से कोई नहीं रोक सकता। देश किससे बनेगा? वहां के लोगों से। अब मुगलों को लेकर कितना हमला होता है। एक वर्ग है भारत में कहता है मुगलों ने हमें लूट लिया, एक वर्ग है जो कह रहा है कि नहीं साहब मुगल तो बहुत कुछ देकर गए हमें। अरे बड़ी सारी कहानियां। लेकिन आप इन सबसे अलग हटकर इस कहानी का जो सार है, बाबर मध्य एशिया में असफल हुआ। मैं पहले बता चुका हूं कि जो भी मध्य एशिया में असफल हुए उन्होंने भारत में स्थिर होने की कोशिश की। मोहम्मद गौरी मध्य एशिया में असफल है तो भारत में स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन महमूद गजनी मध्य एशिया में सफल है, तैमूर लेम मध्य एशिया में सफल है। तो जैसे मोहम्मद गौरी भारत में रुकने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बाबर भी कर रहा है। पहले पानीपत में उसने इब्राहिम लोदी को हराया, खानवा के युद्ध में उसने राणा सांगा को हराया, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई। जब तुर्क भारत आए तो उनका विरोध सिर्फ हिंदू सरदारों से था, लेकिन अब सामाजिक दशा बदल चुकी थी। अब भारत में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, यानी भारतीय के रूप में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और मुगलों को दोनों से लड़ना पड़ा। ऐसा नहीं मुगलों को सिर्फ हिंदुओं से लड़ना पड़ा। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी मुसलमान, खानवा का युद्ध राणा सांगा हिंदू, फिर चंदेरी का युद्ध 1528 मालवा, मेदिनी राय। राजपूती वीरता को बाबर सलाम करता है, करना ही है। राजपूती वीरता को बाबर सलाम करता है, कहता मैं मानता हूं इस कौम को कि ये लड़ना जानती है और मरना जानती है। और फिर 1529 में अंतिम युद्ध घग्गर का, महमूद लोदी के चारों तरफ अफगान फिर से इकट्ठा हुए। युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन भारत में बाबर के पैर स्थिर हो गए। लेकिन इससे पहले कि बाबर कुछ खास कर पाता, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे एक बड़ी प्यारी कहानी है, एक बाप बेटे के संबंध की कहानी।
कहते हैं हुमायूं बहुत बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि कोई दवा ही असर नहीं कर रही। तो किसी सूफी ने हुमायूं से, बाबर से कहा कि अगर तुम अपनी कोई प्रिय चीज दे दो, सबसे प्रिय, तो तुम्हारे लड़के की जान बच जाए। बाबर ने कहा कि सबसे प्रिय तो मेरा जीवन ही है। तो कहते हैं कि उसने हुमायूं के चारों तरफ चक्कर लगाए 7 और कहा मेरा जीवन दान। ऐसी कहानी है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है ये तो नहीं, लेकिन ऐसी कहानी है कि पिता पुत्र के स्नेह की कहानी। कहते हैं कि बाबर ने अपनी जान देकर हुमायूं को बचाया। हुमायूं का मतलब है भाग्यशाली। जैसे बड़े बड़े सेठों को मैंने गुजरात में देखा, नाम है गरीबदास, अरबों रुपए के मालिक। और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनका नाम है नयन सुख, पता लगा आंख है ही नहीं। हुमायूं के नाम का मतलब है भाग्यशाली, लेकिन उतना भाग्यहीन शासक, इतिहासकार कहते हैं भाग्यहीन। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं अभागा, ऐसे हुमायूं को कहते हैं भाग्यहीन। 1530 में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहुत जबरदस्त आदमी, बहुत जबरदस्त। आज भी अगर आप दिल्ली जाएंगे तो 2 चीजें, 2 बिल्डिंगें आमने सामने हैं, एक हुमायूं का मकबरा और एक निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। कभी आप दिल्ली जाएं तो आप देखिएगा, रोड के इस तरफ हुमायूं का मकबरा और रोड के उस तरफ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। गौर करिएगा, रोड के इस तरफ एक शहंशाह की कब्र और रोड के उस तरफ एक संत की मजार। और उस मजार पे आज भी डेली हजारों लोग आते हैं सलाम करने के लिए। आज भी हजारों लोग आते हैं। जब आप दिल्ली जाएं तो कोशिश करें दोनों देखें, आप मकबरे को भी देखें, आप मजार को भी देखें। मर्जी आपकी, आप किसको सलाम करते हैं। 1530 में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बड़ी रोमांचक कहानी। इस कहानी के 2 भाग हैं। 1530 से 40 तक का भाग जब वो शहंशाह है, और 40 से 55, 15 साल भगोड़ा। जो लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं उनको वापस नीचे आने का खतरा नहीं होता, और अगर आ भी गए तो डर नहीं होता। जो आदमी स्लीपर क्लास में यात्रा किया है, जनरल क्लास में यात्रा किया है, वो एसी में करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसने बचपन से सिर्फ एसी में यात्रा किया हो और उसे आप किसी दिन जनरल में बिठा दो, संभावना है कि उसकी मौत हो जाएगी। जनरल क्लास का डिब्बा देखो ट्रेन में जाके कभी, और अभी तो जब होली का मौसम हो, दिवाली का मौसम हो, तब जाके देखो। खासकर दिल्ली से जो गाड़ियां चलती हैं बंगाल कलकत्ता की तरफ, 100 की सीटिंग, 500 लोग जनरल में भरे पड़े हैं। 3-4 हाथ दिखाई पड़ेगा, 2-3 पैर दिखाई पड़ेगा, उसी में से एक चेहरा निकल रहा है। गुटखा खा रहे, बगल वाली की जेब में थूक दी, जगह ही नहीं बाहर निकलने की। और एसी फर्स्ट क्लास, 4 लोग, एक कूपा, 4 लोग लेटे हुए हैं। एसी से जनरल में आना बहुत खतरनाक है। और 15 साल यह व्यक्ति एसी से जनरल में रहा। लेकिन यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग संघर्ष करने से डरते हैं, संघर्ष चाहते ही नहीं। हमारे यहां जब हाथ वाथ देखते हैं लोग, कुंडली वगैरह देखते हैं, तो अगर उसने हाथ देखकर और हल्का सा चेहरा बनाया,
सामने वाला डर जाता है कि क्या पंडित जी कुछ खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, लेकिन संघर्ष बहुत है। तो संघर्ष तो मोदी जी की भी जिंदगी में है। 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, फिर बनने जा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। बिना संघर्ष के थोड़ी बनेंगे। जो संघर्ष को मजे में ले रहा है वो राजा। संघर्ष दोनों की जिंदगी में है, लेकिन हुमायूं की जिंदगी की खास बात यह है कि राजा के घर में पैदा हुआ व्यक्ति 15 साल जनरल कंपार्टमेंट। 1530 में हुमायूं राजा बना। राजा बनते ही उसने कलिंजर के किले पर कब्जा किया। कलिंजर, ये बताऊं, बुंदेलखंड का इलाका, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका। उस इलाका पे अगर आपका कब्जा है तो दक्कन पर आपकी नजर है, दक्षिण पथ पे आपकी नजर है, और फिर आपकी उत्तर भारत पर नजर है। गंगा नदी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, पटना, कलकत्ता। तो सामरिक रूप से, स्ट्रैटेजिकल रूप से कलिंजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गद्दी पर बैठते ही उसने कलिंजर पर कब्जा किया, कलिंजर के राजा को हराया और कलिंजर पर कब्जा किया। इससे इस बात प्रमाणित हुई, ये बात प्रमाणित हुई कि हुमायूं के अंदर योद्धा के गुण हैं। कलिंजर से लौट कर आया, उत्तर भारत में एक पठान सरदार सर उठा रहा था। शेर खान, फरीद उर्फ शेर खान। इसकी कहानी पे अलग से आऊंगा, बड़ी प्यारी कहानी जिसको हम इतिहास में कहते हैं शेर शाह सूरी। तो 1530 में गद्दी में बैठा, गद्दी में बैठते कलिंजर पे कब्जा किया। कलिंजर पे कब्जा करके जब वापस आया, बीच की एक कहानी है कि कलिंजर पे कब्जा करके जब वापस आया तो उसने एक नया शहर बसाना शुरू किया। उस शहर का नाम रखा दीन पनाह। बंद कर लिया अपने आप को किले के 4 दीवारी में। अफीम पिता ने आदत डाली थी। बाप बेटे दोनों नशे के बहुत शौकीन थे, शराब के। खानवा में शराब छूट गई तो दोनों अफीम पीने लगे। और जितने भी नशे बाहर के हैं वो सब घटिया है, बाहर के। मैं नशे को बुरा नहीं कह रहा हूं, जितने भी नशे बाहर के हैं वो सब घटिया है। घटिया क्यों है? उतर जाते हैं। जिसको भी अंदर का नशा है, भीतर से, वो नहीं उतरता। मीरा को है भगवान को पाने का, उतर ही नहीं रहा। जहर का प्याला दे दिया, पी लिया। बाहर के नशे इसलिए घटिया हैं क्योंकि उतर जाते हैं। पैसा खाते हैं, शरीर खाते हैं, और अंदर का नशा उतरता ही नहीं। जिसको है उसको है, जिसको नहीं है वो मोटिवेशन ढूंढ रहा है। आजकल के युवाओं को मैं देख रहा हूं, 10 मिनट पढ़ रहे हैं फिर मोटिवेशन देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो 10 मिनट पढ़े, 3 घंटा मोटिवेशन, फिर आधा घंटा पढ़े, फिर 4 घंटा मोटिवेशन। तो 7 घंटा मोटिवेशन में चला गया और आधा घंटा पढ़ाई हुई। नशे में डूब गया हुमायूं। 2 बहुत बड़ी कमजोरी, एक नशा, एक नृत्य। अब जब इसने अपने आप को अपनी राजधानी में बंद कर लिया तो इससे खबर मिली कि साहब पूरब मिर्जापुर में एक पठान सरदार सर उठा रहा है, फरीद उर्फ शेर खान। कहानी सुनाऊंगा उसकी, बड़ी प्यारी कहानी, शेर शाह सूरी। खैर, हुमायूं ने घेरा डाला। चुनार का 6 महीने का घेरा रहा, 6 महीने का। और 6 महीने बाद फरीद शेर खान ने सरेंडर कर दिया। अब चुनार सामरिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है, गंगा नदी। आप इलाहाबाद में गंगा नदी में बैठिए और फिर इलाहाबाद से आप मूव करिए कलकत्ता की तरफ,
तो नदी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी सूटेबल है। नौ परिवहन अभी भारत सरकार ने भी तो शुरू किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी शुरू किया क्रूज। तो प्राचीन काल से सब उस नदी पर कब्जा रखना चाहते थे, जिससे कि व्यापार वाणिज्य चलता रहे और सेना की गतिविधि। और चुनार का किला गंगा के किनारे, कब्जा हुमायूं का। हुमायूं ने क्या किया, उस किले को शेरशाह के अंतर्गत ही रहने दिया। उसके बेटे को अपना संरक्षक बनाया, अपने संरक्षण में रखा कुतुब खान को, और किला उसके हाथ में छोड़ दिया। चुनार का किला दिल्ली के बादशाह का हृदय स्थल, इतना महत्वपूर्ण किला, इतना महत्वपूर्ण। अब जब तुमने वो किला जीत लिया, डिसीजंस जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, निर्णय लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं और हर आदमी ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, उसकी आज बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर आदमी निर्णय क्यों नहीं ले सकता। और हर आदमी को जीवन में एक पथ प्रदर्शक चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है, मैंडेटरी। आप कहेंगे क्यों, क्यों मैंडेटरी है? मन जो है वो हर चीज फिक्स करना चाहता है। अगर मैं पीएमटी की तैयारी करूं तो फिर मेरा सिलेक्शन हो, फिक्स करना चाहता है। अगर मैं आईआईटी की तैयारी करूं तो मेरा सिलेक्शन हो। अगर मैं आईएएस की तैयारी करूं तो मैं आईएएस बनूं। मन जो है ना, हर चीज फिक्स करना चाहता है, और इस दुनिया में कोई चीज फिक्स नहीं है। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, साइंटिस्ट बन गए। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, पायलट, साइंटिस्ट बन गए। ऐसे न जाने कितने लोगों की कहानियां हैं, वो बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए। और मन चाहता है हर चीज फिक्स हो जाए, इसी वजह से द्वंद्व पैदा हो जाता है। और जब द्वंद्व पैदा हुआ और आप समाज में गए, तो अब आप द्वंद्व का शिकार हैं, और आप 10 ऐसे लोगों से मिले, वो भी द्वंद्व का शिकार है। यानी अंधा अंधे को रास्ता पार करा रहा है, यही हो रहा है दुनिया में। और इस समय अगर आपको एक पथ प्रदर्शक मिल जाए, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मां बाप को मत छोड़िए करिए, पूछा करिए उनसे। मां बाप यानी अनुभव, मां बाप यानी प्रेम, मां बाप यानी करुणा, मां बाप यानी निस्वार्थ सेवा। मां बाप सिर्फ स्त्री पुरुष नहीं है। आप गौर करो जीवन में, मां बाप के अलावा अगर आपने किसी का काम मना किया होगा ना, वो आपको गाली दे रहा होगा। इस समाज में सिर्फ वही लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे जिनके आप काम आ रहे होंगे। आपके पड़ोस के अंकल ने कह दिया कि बेटा मेरी पैकेट सिगरेट ला दो, मैंने कहा मैं क्यों लाऊं, वो गाली दे रहा होगा आपको। लेकिन आपने अपने पिता को पानी के लिए कितनी बार मना किया? निर्णय लेना जीवन में एक बहुत अहम बात होती है, बहुत। इसीलिए जीवन में जितने लोगों ने रिस्क लिया वो राइज किए। और द्वंद्व का शिकार मन रिस्क नहीं ले सकता। यहां मैं एक बात इस देश के अभिभावकों से कहूंगा, माता पिता से कहूंगा कि अपने बच्चों की हिम्मत ना घटाएं। तुमसे नहीं हो पाएगा, वो फलाने का लड़का बहुत पढ़, आप ही का लड़का आपको पानी देगा। किसी दूसरे के लड़के या किसी दूसरे की बेटी की तारीफ करने से कोई फायदा नहीं। इस देश में कुछ रोग हैं लोगों को, दूसरों की बड़ी तारीफ करते, बड़ा एग्जाम्पल देते, फलाने की बहू ऐसी है, फलाने का बेटा ऐसा है, फलाने की बेटी ऐसी। चाचा, जब अस्पताल में लेटोगे ना तो अपना ही बेटा पानी देगा, अपनी ही बेटी, अपनी ही बहू, अपनों की तारीफ करो यार। अपनी बीवी पे तो चिल्ला रहा है कि 4 घंटे से तुम तैयार हो रही थी, और जब पार्टी में पहुंचे
तो दूसरे की बीवियों की तारीफ कर रहे हैं कि भाभी जी आप तो बिजली गिरा रही है। तब वो अपनी वाली घर पहुंच के बिजली गिराती है और 4 घंटा सबको लगा है। निर्णय, डिसीजंस हर आदमी के बस की बात नहीं है। अर्जुन को अकेले लेना होता महाभारत के युद्ध में, अर्जुन कभी नहीं लड़ता। और जिस अर्जुन को कृष्ण मिल गया कि हम हैं ना तुम्हारे साथ, निर्णय लेना इस जीवन में बहुत बड़ी बात है। 90% लोग निर्णय ले ही नहीं पाते। हुमायूं नहीं ले पाया। देखो, चुनार का किला जीत लिया उसने, वापस दे दिया शेर खान को। इतना महत्वपूर्ण किला तुम्हें वापस देने की क्या जरूरत थी? तुम अपने पास रखते। सिर्फ उसके बेटे कुतुब खान को अपने संरक्षण में ले लिया, किला उसको दे दिया, फिर वापस आ गया। फिर वही अफीम, नाच, गाना, मुजरा। इस बार एक और खतरा उठा। पश्चिम में, गुजरात की तरफ बहादुर शाह। पूरब में कौन? शेर खान। पश्चिम गुजरात में कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात से बढ़ना शुरू किया दिल्ली की तरफ, चित्तौड़ तक पहुंच गया। हुमायूं को पता चला कि दिल्ली की तरफ गुजरात का शासक बढ़ रहा है। हुमायूं ने भी डोरा डंडा उठाया, वो भी बढ़ना शुरू किया। और चित्तौड़ में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। कहानी है कि रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी। बड़ा बढ़िया मौका था मुगलों को राजपूतों से दोस्ती करने का। फिर निर्णय लेने में मार खा गया हुमायूं। कहानी समझिए आप, कहानी का जो मर्म है, एसेंस उसको देखिए। निर्णय, कितनी चीज इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में निर्णय। जितने भी मां बाप और अभिभावक बैठकर ये शो देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, अपने लड़कों को डराए नहीं। मैं आज जो भी हूं वो अपने माता पिता की वजह से हूं, और उसमें भी अपने पिता की वजह से। मारा ही नहीं कभी, मारा ही नहीं। मैंने कहा कि मैथ्स लेके पढ़ूंगा, बोले मैथ्स ले लो, तुम आर्य भट्ट बन जाओगे, बहुत योग्य आदमी हो तुम। हमने कहा नहीं यार मैं बायो लूंगा। हाँ, बोले तुम बायो ले लो, तुम जेसी बोस बन जाओगे। अरे मैंने कहा यार इतना चढ़ाते रहते हो, यहाँ हम पढ़ नहीं पाते बॉटनी जूलॉजी में। अबे बोले तुम्हारा यार दिमाग बहुत। मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं डराया, समझाते थे, डराया कभी नहीं। और मैंने भी उनकी बात कभी नहीं काटी। सबकी काट दी दुनिया में, पर अपने पिता की बात नहीं काटी। अगर उन्होंने मुझसे कह दिया कि 8 बजे शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे, तब मैं नहीं निकला। तो ये दोनों पक्ष पे लागू होता है। बच्चों को भी चाहिए कि अगर मां बाप ने कोई बात कह दिया तो उसका सम्मान करें। निर्णय, हुमायूं निर्णय ही तो नहीं ले पाता। चुनार का किला जीत के वापस शेर खान को दे दिया। यहां पहुंचा राजस्थान, रानी कर्णावती जी ने राखी भेजा। कितना बढ़िया मौका था। तुम तो विदेशी हो मुसलमानों के लिए भी। तुम तो विदेशी हो मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। कितना बढ़िया मौका था एक ऐसी कौम से दोस्ती का जो लड़ना जानती है। लेकिन मौलानाओं ने इसको समझा दिया काफिर। हालांकि बहादुर शाह को लौटना पड़ा चित्तौड़ से वापस, और ये आगे बढ़ता रहा। गुजरात पर कब्जा कर लिया इसने। हुमायूं ने गुजरात पर कब्जा कर लिया। गौर करिएगा, हुमायूं ने गुजरात पर कब्जा कर लिया। गुजरात यानी असीम संपत्ति का क्षेत्र। जो भी दिल्ली में बैठेगा वो गुजरात पर कब्जा करेगा। लेकिन गुजरात पर कब्जा करने के बाद इसने गुजरात का चार्ज दिया अस्कारी को।
कोहिनूर हीरा अगर रिक्शे वाले को दो दोगे रखने के लिए, तो रिक्शा वाला भी जाएगा और हीरा भी जाएगा। हर आदमी को हर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। अस्कारी, इसका एक निकम्मा भाई, 4 भाई थे, अस्कारी, हिंदाल, कामरान, ये 4 भाई थे। हुमायूं, अस्कारी, हिंदाल, कामरान। अस्कारी निकम्मा, उसको गुजरात का चार्ज दे दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि, फिर मात खा गया निर्णय लेने में। अब आप देखो, चुनार में निर्णय लेने में मार खा गया, रानी कर्णावती के मामले में निर्णय लेने में मात खा गया, और गुजरात में निर्णय लेने में मार खा गया। अस्कारी को सौंप दिया गुजरात। इधर ये वापस दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, मांडू पहुंचा, मालवा। जैसे मालवा पहुंचा, पीछे पीछे अस्कारी भी पहुंच गया। हुमायूं ने कहा क्या हुआ? कहा भैया वहां विद्रोह हो गया, वो लोग वापस छीन लिए। कहा जाने बाढ़ में जाए, इसको वापस पलटकर गुजरात पर कब्जा करना चाहिए था। यही काम अकबर ने तो किया बाद में। गुजरात पर कब्जा करके अकबर वापस आगरा पहुंचा, गुजरात में विद्रोह हो गया, वापस लौटा वो। 11 दिन के अंदर गुजरात पहुंचकर फिर से कब्जा। ये करा जाने दो, बाद में। दिल्ली अफीम, मुजरा, अय्याशी, जहां 2-2 सशक्त दावेदार तुम्हारे सामने खड़े हैं। पूरब में शेर खान और पश्चिम में बहादुर शाह। तुम मस्ती कर रहे हो। तुम समय बेकार कर रहे हो। राजा के लिए समय कीमती होता है और मजदूर के लिए पैसा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। राजा के लिए समय कीमती होता है और मजदूर के लिए पैसा। जो अपना समय किसी को बेचे पैसा लेकर, वही तो मजदूर है। जो किसी से पैसा लेकर अपना समय उसको दे दे, वो मजदूर। और राजा उस समय में क्या करेगा? योग करेगा, ध्यान करेगा, किताब पढ़ेगा, अपनी अंदर की क्षमताओं का विस्तार करेगा। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, योग और ध्यान को पकड़ लो। ध्यान क्या करेगा? मन को मजबूत कर देगा। शांभवी क्रिया सदगुरु की। मैं तो सदगुरु जी से कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी शांभवी क्रिया बड़ी शक्तिशाली है। सदगुरु जी की, सदगुरु आशुतोष महाराज, स्वामी अगणानंद, कितने संत पड़े हैं इस भारत में, आप एक को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ध्यान मन को मजबूत कर देगा, 8 घंटा पढ़ने में लगेगा, और शरीर को योग मजबूत कर देगा, 8 घंटे बैठने में आसानी हो जाएगी। अभी तुम आधा घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, अभी तुम 1 घंटा कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे हो, शरीर भी कमजोर है, मन भी कमजोर है, और फिर महत्वाकांक्षी हो। तो कमजोर मन और कमजोर शरीर से महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होगी। 1 घंटा शुरुआत तो करो। 1 घंटा निर्णय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तुम्हारे सामने 2-2 प्रतिस्पर्धी खड़े हुए हैं। आज आप देखो युवाओं को, चाय पीने निकले, 4 घंटा चाय पी रहे हैं। इलाहाबाद हत्याकांड की चर्चा हो रही है। आप अपना समय कहां दे रहे हो? आज बहुत बड़ी आवश्यकता है मन और शरीर को संभालने की, बहुत बड़ी। आज के युवाओं की आवश्यकता कोचिंग ही नहीं है, पहले है योग और ध्यान। निर्णय नहीं ले पाओगे तो हुमायूं से भी बुरा हाल हो जाएगा। तो हुमायूं निर्णय लेने में चूका। कहां? चुनार में चूका, राजस्थान में चूका, गुजरात में चूका, मस्त। दिल्ली में मस्त, अफीम पी के मुजरा देख रहा, मस्त। अभी तुम्हारे वंश की नींव मजबूत नहीं हुई, तुम अपना टाइम लुटा रहे हो। ठीक है, अपने आप को रिक्रिएट करना चाहिए, एकदम करना चाहिए,
एकदम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कोई आदमी 24 घंटा बैठ के पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन आपका रिक्रिएशन भी ऐसा हो जो आपको आपके पथ से उतारे ना। 2 गेम बैडमिंटन खेल लिए, स्विमिंग कर लिए, 5 किलोमीटर दौड़ लिए, मूड फ्रेश करने गए, चाय पीने गए, कटरा चौराहे इलाहाबाद में चाय पीने गए, 4.5 घंटा वहीं खड़े। इलाहाबाद की हत्याकांड उस पर चर्चा हो रही, 5 घंटा उस पर चर्चा हो रही कि एक बम ऐसे मारा, एक बम ऐसे मारा। तुमसे क्या लेना देना है? तुमसे क्या लेना देना है? सीबीआई अधिकारी हो, इलाहाबाद के एसएसपी हो, धूमनगंज के एसएचओ हो, कौन हो तुम? निर्णय लेने में गलती मत करो। अब हुमायूं दिल्ली में मस्त और पूरब में शेरशाह सक्रिय, फरीद उर्फ शेर खान उर्फ शेरशाह। फरीद सासाराम के एक जमींदार का बेटा, सौतेली मां के अत्याचारों से पीड़ित, जौनपुर में पढ़ा हुआ। जौनपुर को मध्यकाल में पूरब का शिराज कहा जाता था। जमींदार का बेटा शहंशाह बनने का सपना देख रहा है। 1538 में उसने सूरजगढ़ का युद्ध, बंगाल के राजा को हराकर बंगाल पर कब्जा। हुमायूं को पता चला कि शेर खान ने बंगाल पर कब्जा कर लिया है। बंगाल का संबंध इंडो चाइना से, गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि, अकूत संपत्ति का केंद्र। तब हुमायूं बंगाल की तरफ कूच किया। और जब हुमायूं बंगाल की तरफ कूच किया, शेरशाह को हुमायूं की आदत पता थी कि इसको अफीम पीने का शौक है, मुजरा देखने का शौक है। तुम्हारे जो लोग साथ रहते हैं वो तुम्हारे शौक जानते हैं, और कभी कभी तुम्हारे शौक तुम्हारी कमियां बन जाती हैं। इसलिए महत्वाकांक्षा रखे हो तो शौक ही मत पालो, और अगर पालते हो तो उस शौक की सूचना किसी को भी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे साये को भी नहीं। हुमायूं पहुंचा बंगाल। जब बंगाल पहुंचा, शेरशाह वहां से निकल चुका था, लेकिन निकलने से पहले उसने बंगाल में अच्छी शराब का इंतजाम किया, अच्छी अफीम का और अच्छे डांसरों का। और जब हुमायूं ने बंगाल में अफीम और शराब और डांसर, तो उसने बंगाल का एक नया नाम रखा, जन्नताबाद। दिल्ली गए थे तैयारी करने के लिए, वहां प्रेम कर लिए, रिश्तेदारी बना लिए, मकान मालिक के बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। व्यक्ति की आवश्यकता में मदद करो। तुम्हारा मकान मालिक बीमार है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो, वो मानवता है। क्यों तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अपने शहरों से बाहर भेजा है? जिससे तुम समाज से दूर रहकर पढ़ाई कर सको। ये देखो हुमायूं को बंगाल का नाम रख दिया जन्नताबाद। मस्त, भूल गए कि हम दिल्ली आए थे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मस्त शराब, मुजरा, दारू। आगरा में उसका भाई हिंदाल मैसेज पे मैसेज भेज रहा था कि भैया मई में प्री की परीक्षा आ रहे वाले होगी, तैयारी है, कोई बात नहीं। फाइनली हिंदाल ने आगरा में अपने आप को शहंशाह घोषित कर दिया। जब इसने सुना कि मेरे भाई ने स्वयं को शहंशाह घोषित कर दिया, तब ये बंगाल से वापस चला। अब जब ये बंगाल से वापस चला तो इसकी पहली मुलाकात शेरशाह से हुई चौसा में। 1539 चौसा का युद्ध। अब सुनिएगा कहानी, बड़ी शानदार कहानी, बहुत शानदार। जब तक इस धरती पर बेवकूफ बहुतायत में हैं, होशियार राजा बनते रहेंगे। मूर्ख ही तो बनाना है। कोई ब्राह्मणों का नेता बना हुआ है, कोई दलितों का बना हुआ है, कोई मुसलमानों का बना हुआ है, खुद मर्सिडीज पे चल रहा है, ऑडी पे, बीएमडब्ल्यू पे 4-4, 5-5 गनर चल रहे हैं पीछे, कह रहा सेवा कर रहा हूं।
जब तक इस दुनिया में मूर्खों की संख्या ज्यादा होगी तब तक होशियार ऐश करेंगे और दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। चौसा का युद्ध 1539, चौसा बिहार में है, गंगा नदी के किनारे। दोनों की सेनाएं आमने सामने, हुमायूं की सेना, शेरशाह सूरी की सेना। कितना बढ़िया मौका था हुमायूं का कि दौड़ा के शेरशाह को मार दे। 3 दिन तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने, 3 दिन। रिश्तेदारी में आए हो कि बहन की शादी तय करने आए हो कि 3 दिन से बैठे हुए हो? तुम किसी का पीछा कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लड़ाई करो। 3 दिन से दोनों सेनाएं आमने सामने। चौथे दिन शेरशाह ने टेंट उठा लिया अपना, हम लोग जा रहे हैं। हवा ने पूछा कहां? अरे बोले जा रहे हो, इधर कोई कबीला सरदार रहता मराठा चेरो, उसने गाली दी है शेरशाह भाई को, तो जा रहे हैं उसको मारने। तुम्हारा दुश्मन जिसको तुम पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है, तुम उसको जाने दे रहे हो? जिस दुश्मन को तुम पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है, तुम उसको जाने दे रहे हो? और सुनो, जाने दिया तो दिया, भगा अपनी टेंट की तरफ, कहा अफीम निकालो युद्ध के मैदान में। अफीम लगा के शेरशाह, हुमायूं और हुमायूं की पूरी गैंग मस्त। अब शराब का जो नशा है वो व्यक्ति को सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। अफीम का नशा इनएक्टिव कर देता है। मैंने पढ़ा है गूगल में कि अफीम का नशा इनएक्टिव कर देता है, वहां से मुझे जानकारी मिली। कई लोग पूछने लगते हैं आपको कहां से पता चला? गूगल में भैया सब लिखा है, गूगल में पढ़ा कि अफीम का नशा इनएक्टिव कर देता है। आदमी बैठा है तो बैठा है, सोचेगा हाथ उठाएंगे तो उठेगा ही नहीं। अब आप 1 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कर लो और आप ये देखो, आंख बंद करके आप दृष्टा बन जाओ कि हुमायूं की पूरी गैंग नशे में, अफीम के। बस 1 सेकंड आप देखो आंख बंद करके इसको, और इस सीन का मजा लो आप। और इस नशे में रात में शेरशाह ने अटैक कर दिया हुमायूं की आर्मी पर। अब आप आंख बंद रखो, खोलना मत, कि सब नशे में, वो भी अफीम का, और उसी में हमला हो गया। हुमायूं भगा अपनी टेंट की तरफ, तलवार निकाला, पर तलवार चली नहीं रही, तलवार चली नहीं रही है। फिर इसने डिसीजन लिया, गंगा में कूद गया, लेकिन जैसे गंगा में कूदा तैर ही नहीं पा रहा, हाथ पैर चल ही नहीं रहे इसके। अफीम का नशा, आंख बंद रखना, खोलना मत। आप आंख बंद करके आप इमेजिन करते रहो सीन, पूरी सीन, कि ये सब नशे में है, हुमायूं एंड गैंग, और शेरशाह ने हमला कर दिया है और हुमायूं ने तलवार उठाई, चल नहीं रही है। आप आंख बंद रखो और इसको इमेजिन करो कि तलवार चल नहीं रही है और हुमायूं गंगा में कूद गया और तैर नहीं पा रहा। बस आप इमेजिन करो और एक रोमांच पैदा होगा आपके शरीर में और हंसी भी आएगी इस मूर्ख पर आपको। ऐसे ही लोग नहीं हारते जीवन में। लोग कहते हैं हमारी तकदीर खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। किसी की तकदीर नहीं खराब होती है। तब इसको एक भिश्ती ने बचाया। मस्जिद में अगर आप जाएंगे, कभी निजामुद्दीन औलिया की मज़ार पे जाएंगे या मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पे जाएंगे, तो वहां भिश्ती, पानी लेकर लोग चलते हैं। तो एक भिश्ती था निजाम सक्का, उसने इसको बचाया। इसकी 2 बीवियां और एक बच्चा शायद मरा उस घटना में, लेकिन इसको बचा लिया। ये भाग के पहुंचा कन्नौज। इसने अपने भाइयों से कहा हमको मदद करो। जिन भाइयों के लिए जीवन भर इसने कुर्बानी दी, उसमें से कोई भाई इसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। 1540 कन्नौज का युद्ध, शेरशाह ने बुरी तरह हराया इसको, और 1540 में शेरशाह का हिंदुस्तान पर कब्जा, और 1540 में हुमायूं बन गया भगोड़ा। और ये 15 साल की जो कहानी है, सूरवंश की कहानी,
मध्यकाल के एक ऐसे नायक की कहानी जिसने जमीन से उठकर आसमान पर अपनी इबारत लिखी, उस समय जब डेमोक्रेसी नहीं थी, राजतंत्र, राजसत्ता और शाही वर्ग। आज के लिए बस इतना ही। अवधनामा के अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।